हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साकिर अली और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद एडवोकेट साकिर अली। तो फ्रेंड्स, उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम बात करेंगे इंग्लिश के टॉपिक देयर की। देयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लर्नर्स को काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसलेशन की या जब बात आती है स्पीकिंग की तो वो ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न, आपने कई बुक्स पढ़ी होंगी, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी के चलते लैंग्वेज में जो जटिलताएं होती हैं और कॉन्सेप्ट को जो काफ़ी मुश्किल तरीके से समझाया जाता है, उसके कारण आप इस टॉपिक को समझने में असमर्थ रहे होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को मैं केवल 5, 6 या फिर 7 मिनट के अंदर ख़त्म करूँगा और चीज़ों को बहुत ही आसान शब्दों में आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं देयर की, तो देयर का हिंदी मीनिंग होता है वहाँ। सिंपल अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है? वहाँ। और अगर मैं इसको एक सेंटेंस में, एक लाइन में आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के अंदर होना, या फिर किसी एक स्थान का या किसी वस्तु का किसी एक दूसरी वस्तु के अंदर होना, या फिर हिंदी के सेंटेंस में मे का इस्तेमाल हो जाना या मे का कहीं पर भी आ जाना, ऐसे सभी कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं देयर का। देखते हैं फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसकी सबसे पहले इसके रूल की बात करते हैं। रूल की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में अगर हम सेंटेंस को बनाएंगे, देयर के साथ में इज लगाएंगे या फिर देयर के साथ में आर लगाएंगे। अगर किसी एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं तो देयर के साथ में इज का प्रयोग करेंगे, और एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो देयर के साथ में आर का प्रयोग हम करेंगे। वहीं पर अगर पास्ट की बात हम करें, पास्ट में देयर के साथ में एक चीज़ के लिए वाज लगाएंगे और एक से ज़्यादा के लिए वर लगाएंगे। वहीं पर अगर फ्यूचर की बात करें तो नो मैटर वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और सब्जेक्ट इज प्लूरल, सभी के साथ में हम विल बी का प्रयोग करेंगे। देयर विल बी, चाहे तो होगा या फिर होंगे। और आसान करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कक्षा में एक अध्यापक है, जैसे मैंने आपको बताया किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के अंदर होना, या फिर सेंटेंस में मे का आ जाना। ये मे से ही फ्रेंड्स आप इसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो सेंटेंस है कक्षा में अध्यापक है। कक्षा में एक अध्यापक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता, तो इंग्लिश सिंपल क्या हो जाएगी? देयर। अब चूँकि मैंने बताया कि वहाँ पर एक चीज़ है तो इज लगाएंगे देयर के साथ में प्रेजेंट के लिए, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ टीचर इन द क्लास। सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ टीचर इन द क्लास। दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। एक बार एक गांव में एक किसान था। इस तरह के सेंटेंसेस आपने काफ़ी पढ़े होंगे बुक्स में, जब आप स्टोरी ट्रांसलेट करते थे या आप कर रहे होंगे स्टोरीज़ को ट्रांसलेट। तो ऐसी स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए भी देयर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे रीज़न क्या होता है? रीज़न वही है फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि या तो सेंटेंस में मे होगा, या फिर वही जो मैंने ऊपर सेंस बताया है, एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के अंदर होना, एक जगह का, एक स्थान का किसी दूसरे स्थान के अंदर होना। ऐसी सभी कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं देयर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, जैसे एक बार एक गांव में एक किसान था। अब एक बार के लिए सिंपल इंग्लिश क्या हो जाएगी? एक बार के लिए हम यूज़ करते हैं डियर वंस। वंस होता है एक बार, और वहीं अपने प्रॉपर तरीके से उस सेंटेंस को हम बनाएंगे। आगे क्या हो जाएगा? देयर। क्योंकि बात पास्ट में हो रही है तो था के लिए हम यूज़ करते हैं वाज का। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर वाज ए फार्मर इन द विलेज। देयर वाज ए फार्मर इन अ विलेज। एक गाँव में एक किसान था। बात को अगर फ्यूचर में हम ले जाएँ तो फ्यूचर में बात करेंगे। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे आकाश में कुछ बादल होंगे, आकाश में कुछ बादल होंगे, तो देयर विल बी सम क्लाउड्स इन द स्काई। सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर विल बी सम क्लाउड्स इन द स्काई। उसके दूसरे यूज की हम अगर बात कर लें, इसके बाद में अगर यूज नंबर 2 की हम बात करें देयर के, तो एक ऐसी स्थिति का हो जाना जिसमें चीज़ों का अस्तित्व हो। किसी चीज़ का अस्तित्व की हम बात करेंगे, एग्जिस्टेंस की हम बात करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम देयर का यूज करते हैं। जैसे एक लड़का है, एक लड़का था, एक मोबाइल है, एक मोबाइल था, एक टेबल था, एक टेबल है, एक चेयर है, एक चेयर थी। ऐसे सभी सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं देयर का। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डियर। जैसे एक लड़का था तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर वाज ए बॉय। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, एक मोबाइल है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर इज अ मोबाइल। देयर इज अ मोबाइल। या फिर एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे वहाँ एक तालाब है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर इज अ पॉन्ड देयर। यहाँ पे इसको हम
इंट्रोडक्टरी यूज करते हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, या आप इसको सिंपल सब्जेक्ट समझ सकते हैं कि एज अ सब्जेक्ट इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। वहाँ की इंग्लिश हमने लास्ट में लगाई है देयर और इज अ पॉन्ड, देयर इज अ पॉन्ड, तो वहाँ पर एक तालाब है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे इसमें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ यहाँ पर, कि जो चीज़ अंदर होती है उस चीज़ को पहले लिखते हैं, और जिस चीज़ की वो अंदर होती है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अंदर क्या है, कक्षा में एक अध्यापक है, तो अंदर कौन है यहाँ पर, कक्षा में कौन है, अध्यापक। तो अध्यापक को हम पहले लेंगे, अध्यापक को क्या करेंगे हम पहले लेंगे, ठीक है, अध्यापक ऊपर है तो अध्यापक को हमने पहले लिया, टीचर हमने पहले लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ टीचर। और किस चीज़ के वो अंदर है, जैसे कक्षा में है वो, तो उस चीज़ को हम बाद में लेंगे डियर। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी कंप्लीट, देयर इज अ टीचर इन द क्लास। अगर इसी को हम इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम स्टार्टिंग में ले लेंगे। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को बना लूँ, जैसे क्या कक्षा में एक अध्यापक है, अगर मैं